नमस्कार मित्रों। जोश नीट जेआरएफ पे मैं सरवण राज आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आपको पता है कि आज की कक्षा यूजीसी नीट जेआरएफ दिसंबर 2025 को ध्यान में रखते हुए ली जा रही है, जो पेपर 1 से संबंधित है। आपको मैं ये भी बताऊं कि कक्षाएं जो है यूनिट 2 जो शोध अभिक्षमता, यूनिट नंबर 2 जो है रिसर्च एप्टीट्यूड से संबंधित है। सबसे अहम बात कि यूनिट नंबर 2 की कुल मिलाकर के ये कही जाए कि आज से कुल 7 कक्षाएं पूर्व में हो चुकी है, जो इन डेप्थ डिटेल्स तरीके से विद कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही डिस्क्रिप्टिव वे में बता दिया गया है। साथ में विद नोट के शॉर्ट नोट्स के साथ भी बता दिया गया। यूनिट 1 का भी कंप्लीट परिचर्चा आपके साथ क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। तो यूनिट 1 और यूनिट 2 कुल मिलाकर के बातें कंप्लीट होने को है। जाइए प्लेलिस्ट में जाकर के यूजीसी नीट पेपर 1 को देखिए, आपको कंप्लीट मिल जाएगा। ठीक है, तो आज की कक्षा मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। इससे पहले मैं बता दूं कि यूनिट नंबर 7 की जो कक्षाएं मेरी हुई थी, इसमें कुल मिलाकर के हम लोगों ने देखने की कोशिश किया था कि किस प्रकार से मान लिया जाए रिसर्च रिपोर्ट कार्ड बनाने के लिए जो स्टेप नंबर 8 स्टेप होते हैं, खास करके रिसर्च एनालिसिस से, रिसर्च प्रोसेसिंग से रिलेटेड, उसमें हम लोगों ने 8वां स्टेप देखने की कोशिश ये किया था कि राइटिंग का रिसर्च रिपोर्ट्स क्या होता है। क्योंकि राइटिंग कोई भी चीज़ के लिए अंतिम ये अनुसंधान रिपोर्ट लेखन की बात आती है, जिसमें रिसर्च रिपोर्ट का मैंने फॉर्मेट भी बता दिया था कि खास करके किस प्रकार विभाजन होता है, प्रारंभिक सामग्री, प्रधान भाग और पूरक सामग्री के तौर पे उसमें कुछ सेक्शन बता दिए थे कि किसी भी रिपोर्ट का, रिसर्च रिपोर्ट का जब आप लोग पीएचडी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि टाइटल ऑफ रिपोर्ट क्या होता है, टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट या सिनॉप्सिस क्या होता है। ये तो प्रारंभिक चरण में बात की जाती है। प्रधान भाग जो बॉडी पार्ट जिसको कहते हैं, उसमें इंट्रोडक्शन होता है, समीक्षा होता है। क्योंकि जब आप रिसर्च करते हैं तो रिसर्च के दौरान आप कई सारे अपने से सीनियर जो प्रोफेसर होते हैं उनके पास भेजते हैं। क्यों? क्योंकि समीक्षा के लिए। क्यों समीक्षा? क्योंकि आपके बारे में फीडबैक देता है वो। फिर होता है क्रियाविधि को लेकर के कि आपका प्रोसेस क्या था पीएचडी थीसिस लिखने से के क्रम में। उसके बाद आता है रिजल्ट। आप मान लिया जाए किसी भी चीज़ को रिसर्च किया आपने, जैसे मान लिया जाए नोबेल प्राइज आपने सुना होगा, तो नोबेल प्राइज जिस किसी भी फील्ड में मिलता है, फिजिक्स में मिले, केमिस्ट्री में मिले, बायोलॉजी में मिले, तो कोई ना कोई आउटपुट तो निकलता होगा। उस आउटपुट के ही बेसिस पर तो नोबेल प्राइज मिलती है। तो वही होता है उसका परिणाम क्या निकला, लास्ट में निष्कर्ष होता है कंक्लूजन के तौर पे। और अंतिम परिणाम होता है कि आप जो कंटेंट लिए हैं, डेटा लिए हैं, वो डेटा का संदर्भ क्या है, आपका कहाँ से आपने उठाया, उसका प्रोसेस क्या होगा। कुल मिलाकर के हम लोगों ने इस चर्चा में हम लोगों ने बहुत अच्छे से गहनता के साथ अध्ययन किया। अब हम इसी परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज की 8वीं कक्षा हम आपके साथ शुरुआत कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मन लगा करके अपने दिसंबर 2025 को फोकस कर रहे होंगे, क्योंकि पेपर 1 और पेपर 2 की कक्षाएं ऑलरेडी, पेपर 2 में जब आपका विषय हिंदी साहित्य है तो हिंदी साहित्य का पीवाईक्यू एनालिसिस के साथ पीवाईक्यू से सिलेक्शन तक और क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट तक की भी प्लेलिस्ट हमारे कंटेंट में मिल जाएगा आपको। साथ ही आप अगर माई यूनिट वाइज डिटेल एनालिसिस भी आपको, चाहे वो भाग पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, यूनिट वाइज भी आपको चीज़ें मिल जाएगा। जाइए और इन्जॉय कीजिए, पढ़ाई कीजिए और अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए। चलिए अब चलते हैं, हम अपनी क्लास की ओर चलते हैं। तो आज की कक्षाएं जो हम प्रारंभ करने वाले हैं, मैं चाहता हूं कि वीडियो को हटा दूं जिससे कि आपका कंसंट्रेशन बना रहे, ठीक है, और आप अपनी कंटिन्यूटी को बना के रखें। चलिए कक्षा प्रारंभ करते हैं। जब कक्षा की शुरुआत करते हैं तो इस कक्षा के लिए हम एक बात देखते हैं गौर करके कि क्या क्या चीज़ें जो है महत्वपूर्ण हमारे लिए होने वाला है। तो सेक्शन 8 हम लोगों ने देख लिया था, डिटेल से देखा था। अब हम देखते हैं कि पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होता है। कुल मिलाकर एक पॉइंट के तौर पे हम आप लोग को समझा देंगे तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। क्या चीज़ है? प्राचल, प्राचल और अप्राचल, अप्राचल, सांख्यिकी परीक्षण, जिसको अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में कहते हैं पैरामेट्रिक, पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक, नॉन पैरामेट्रिक, ठीक है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। कहेंगे सर अब ये पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता क्या है? अब इसको एक बार बता दीजिए मुझे। अब मैं इसको आपको बताता हूँ कि इसका होता क्या है। अगर मैं इस तरीके से मैं बना दूँ, एक तरफ मैं लिख देता हूँ पैरामेट्रिक, दूसरी तरफ नॉन पैरामेट्रिक, ठीक है। एक एक चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं कि नंबर 1 होता क्या है।
पैरामीट्रिक होता है ये मुख्य रूप से अंतराल और अनुपात जो मापनी डेटा का उपयोग किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, ये होता है अंतराल और अनुपात, अनुपात मापनी, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरवल एंड रेशियो स्केल्स, जो डेटा होता है डेटा पर उपयोग किया जाता है। ठीक है। दूसरी तरफ अगर इसकी बात करें, नॉन पैरामेट्रिक होता है, इस पैरामेट्रिक में क्या होता है, सांकेतिक होता है। क्या होता है, सांकेतिक होता है। सांकेतिक और क्रम सूचक होता है, क्रम सूचक मापनी होता है, क्रम सूचक, जिसको कहते हैं कि नॉमिनल एंड ऑर्डिनल स्केल्स वाली स्थिति में किया जाता है। ठीक है। अब दूसरी बात आती है इसमें, अगर बात करें पैरामेट्रिक में, तो पैरामेट्रिक में होती है ये दीर्घ न्यायदर्शों की आवश्यकता होती है। इसमें क्या होती है, दीर्घ न्यायदर्शों की होती है। आपको मैंने न्यायदर्शों के बारे में डिटेल के रूप से स्टेप नंबर 6 में पढ़ा दिया है, या किसी भी स्टेप्स में जाएंगे तो आपको चीज़ें मिल जाएगा, तो आप वो भी जाकर के पिछले बार वीडियो को भी देख सकते हैं। इसमें आता है दूसरा नंबर में कि यह लघु होता है। क्या होता है, या यहाँ दीर्घ था, यहाँ लघु है, लघु न्यायदर्शों का उपयोग किया जाता है। इसका तीसरा पॉइंट में देखेंगे तो डेटा एक विशेष वितरण में होना चाहिए, ताकि डेटा को उस वितरण में परिवर्तित किया जा सके। डेटा क्या है, डेटा जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, एक विशेष वितरण में होना चाहिए, विशेष वितरण में होना चाहिए। ठीक है, विशेष वितरण में होना चाहिए। और इसमें तीसरी पॉइंट आता है कि डेटा का पर प्रयोग किया जा सकता है जो सामान्य रूप से वितरित नहीं होता। ठीक है, कैसे भी डेटा रहे, असामान्य तौर पे या सामान्य तौर पे उसको वितरित नहीं किया जा सकता है। इसका डेटा का जो है ना, डेटा का वितरण नहीं होता है इसमें। इसकी चौथी बात करेंगे तो इसके प्रयोग के लिए जनसंख्या से रैंडम रूप से न्यायदर्श लिए जाने चाहिए। जनसंख्या से, इसका डेटा जो कहाँ से लेते हैं, जनसंख्या से लेते हैं। कहाँ से, जनसंख्या से लेते हैं, रैंडम रूप से, जनसंख्या से, यादृच्छिक रूप से जिसको बोलते हैं, रैंडम रूप से। अगर इधर की बात करें तो इस वाले सेक्शन में देखेंगे तो यहाँ का प्रयोग वहाँ किया जाना चाहिए जहाँ न्यायदर्श का चयन यादृच्छिक रूप से नहीं, यानी जहाँ रैंडम यहाँ है, ठीक है, और यहाँ पर रैंडम नहीं है, रैंडम नहीं। ये पांचवी पॉइंट की अगर बात करें आप, तो पांचवी पॉइंट ये अपराचल सांख्यिकी परीक्षण से क्या है, अधिक सशक्त है। अब कहेंगे तो ये अधिक सशक्त है। क्या है, अधिक सशक्त है, अधिक सशक्त है। इसके तुलना में ये क्या है, कम है। इसके तुलना में क्या है, कम सशक्त है। ठीक है। अब आपने क्या देख लिया कि कुल मिलाकर के देखा प्राचल और अपराचल सांख्यिकी परीक्षण का टेस्ट कैसे होता है, पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक का, आपने अच्छे तरीके से इसको देख लिया। अब जब हम इसी चीज़ को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें कई सारा जो फिलोसफर सबका तर्क दिया है, ठीक है, उस तर्क को हम ध्यान में रखते हुए आगे हम बढ़ाते हैं। अब यहाँ देखिए, जो प्रतिदर्श और न्यायदर्श त्रुटि, कुछ सैम्पलिंग भी होती है। जो त्रुटि तो आप जानते हैं हर जगह त्रुटि का एरर भी होता है ना, उस एरर के लिए भी काम हम लोग करते हैं। जैसे मान लिया जाए कि एरर की बात करेंगे तो एक यहाँ देखिए, प्रतिदर्श और या प्रतिदर्श बोलिए, मान लिया जाए इसको ये लिख देते हैं, प्रतिदर्श या न्यायदर्श त्रुटियां। ठीक है, सैम्पलिंग एरर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, सैम्पलिंग एरर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब सैम्पलिंग एरर्स में बात करते हैं तो प्रतिदर्श त्रुटियां परिकल्पना के परीक्षण के समय उत्पन्न हो सकती है। और ये प्रकार आप जानते हैं, इसका पहला प्रकार होता है क्या, पहला प्रकार होता है, एक होता है शून्य परिकल्पना। क्या होता है, शून्य परिकल्पना। शून्य परिकल्पना को क्या बोलते हैं, नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस बोलते हैं। इसमें क्या होता है, दूसरा इसका प्रकार कौन है, वैकल्पिक परिकल्पना, वैकल्पिक परिकल्पना, जिसको क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस। अब देखिए,
बात समझने वाली बात है कि ये जो नल हाइपोथेसिस होता है इसका क्या मतलब होता है और वैकल्पिक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है। यह घटना का कोई प्रभाव नहीं है। ये क्या है? घटना का कोई प्रभाव नहीं है, कोई प्रभाव नहीं है। इसकी बात करें तो इसमें क्या कहता है कि घटना का एक प्रभाव है, घटना का एक प्रभाव है। ठीक है, तो इस तरह से एविडेंस के तौर पे काम किया जाता है। इसमें भी क्या होता है कि जैसे मान लो त्रुटि में करते थे टाइप 1 होता है, टाइप 2 होता है। टाइप 1 टाइप 2 क्या होता है वो इस चीज़ को समझ लीजिए एक बार। इस चीज़ को और समझ लेंगे ना तो ज़्यादा बेहतर तरीके से क्वेश्चन बनाने में सहूलियत होगा। पहला कहता है त्रुटि के तौर पे जो त्रुटि आती है, त्रुटि में भी तो चीज़ें बट के आता है। एक होता है टाइप 1 त्रुटि, या टाइप 1 को एक प्रकार से नाम बोलते हैं कि अल्फा त्रुटि। क्या बोलते हैं? अल्फा त्रुटि। एक होता है टाइप 2 त्रुटि, या इसको आप कह सकते हैं बीटा। क्या बोलते हैं? बीटा त्रुटि बोलते हैं। अब टाइप 1 क्या होता है, टाइप 2 क्या होता है वो एक बार देख लेते हैं। ठीक है, जब टाइप 1 की बात करते हैं तो इसको मिथ्या सकारात्मक, फॉल्स पॉजिटिव कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? फॉल्स पॉजिटिव बोलते हैं, मिथ्या सकारात्मक। कोई ऐसी भी बात होती है ना जो झूठी होती है बट वो पॉजिटिव वे ऑफ रिजल्ट्स के लिए बोला जाता है। मिथ्या सकारात्मक, पॉजिटिव फॉल्स कहा जाता है इसको। यह प्राथमिकता में पहले भी आता था, ठीक आता है, और ये 5% जोखिम संभावना को इंगित करता है। कितना? 5% जोखिम संभावना को इंगित करता है। ठीक है, ये अगर आप इसको इसीलिए कहा जाता है कि 5% जोखिम के साथ इसमें काम आ जाता है। ठीक है, अब टाइप 2 की बात करेंगे तो ये तो मिथ्या नकारात्मक है। क्या है? ये मिथ्या सकारात्मक था, ये मिथ्या नकारात्मक है, जिसको क्या होता है? फॉल्स निगेटिव कहा जाता है। दूसरी बात, परिकल्पना के किसी भी परीक्षण में टाइप 2 त्रुटि की संभावना है या गलत रूप से सुनी परिकल्पना को निरस्त या अस्वीकार करने में विफल है, जो वास्तव में क्या है? असत्य या अस्वीकृत है। यह स्वीकृत क्षेत्र को दर्शाता है। कितना? अब ये कहे कि इसको 95% जोखिम संभावना है, तो इसमें यदि अल्फा त्रुटि 1, 5, 10% है तो बीटा 95%, 90% तक हो सकती है। 90% तक जोखिम संभावना है इसमें। ठीक है, तो आपने इस तरीके से देखा कि बीटा मतलब कुल मिलाकर के इस तरीके से काम चलता है। अब बात आता है कि ये जो कई प्रकार का त्रुटि और भी होता है जो सैम्पलिंग के बेसिस पे होता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण है, फॉर्मेटिंग स्टाइल्स को लेकर के बात आती है कि सर इसका फॉर्मेटिंग स्टाइल्स किस प्रकार का, सीक्वेंस वाइज अगर क्वेश्चन आपसे बनेगा तो पूछा जा सकता है कि फॉर्मेटिंग को लेकर के। स्वरूपन शैलियाँ, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फॉर्मेटिंग स्टाइल्स बोलते हैं। फॉर्मेटिंग स्टाइल्स। अब फॉर्मेटिंग स्टाइल्स में बात करते हैं तो अनुसंधान करते समय, यानी रिसर्च करते समय खास तौर पे उन सभी पुस्तकों, पत्रिकाओं और वेबसाइटों की एक सूची बनाना पड़ता है जिसका उपयोग किया गया हो। ठीक है, स्वाभाविक बात है, जब फॉर्मेट करेंगे तो आपको क्या बनाना पड़ेगा? सारे का फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। बाद में स्रोतों की यह सूची आपकी जो बिब्लियोग्राफी बन जाती है। बाद में वही जो आपको मैंने बताया ना कि बिब्लियोग्राफी मतलब क्या होता है, संदर्भ वाली जो बात मैंने बताई थी इससे पीछे पूर्व की कक्षा में, तो जाकर के वो देख लीजिए कि लास्ट में कैसे फॉर्मेट बनाया जाता है, तो वो चीज़ें आ जाती है। तब जाकर के एक संदर्भ शैली क्या होता है? नियम का एक स्वरूप बनता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन या मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन पत्र में रिपोर्ट सब देना पड़ता है। तो APA, अब मैं आपको फॉर्मेटिंग में एक बात बताता हूँ जो आप समझेंगे कि किस प्रकार से काम आता है। अब एक चीज़ आता है कि APA और MLA दोनों की ही जो है ना मूलभूत जानकारियाँ सम्मिलित होती है, जो इस प्रकार से आता है। देखिए,
APA, APA मतलब क्या होता है मैं बता देता हूँ। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। क्या है? एसोसिएशन। ठीक है। दूसरा क्या होता है APA के बाद MLA। MLA का होता है मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। ठीक है। अब ये दोनों चीज़ को जो ध्यान रखें, APA और MLA में जो होता है, खासकर जब आप जानकारी प्रस्तुत करते हैं तो लिखने का ढंग मुख्य रूप से कुछ इस प्रकार होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि लिखने का ढंग किस प्रकार होता है। पहली बात आती है, सबसे पहला जो फॉर्मेटिंग करने के लिए, लेखक का नाम। लेखक का नाम। दूसरी बात आती है पुस्तक या लेख का क्या करते हैं, शीर्षक। शीर्षक। तीसरी बात आती है जर्नल, जो जर्नल प्रकाशित किया जाता है, जर्नल का शीर्षक। ठीक है। चौथी बात आती है प्रकाशन का, जो आपने पब्लिश किया, प्रकाशन का क्या है, वर्ष की बात कर रहा हूं मैं। पांचवी बात आ जाती है प्रकाशन, प्रकाशक। आपने देखा हो किसी भी पुस्तक के नीचे में प्रकाशक का नाम लिखा रहता है। छठी बात आती है प्रकाशन का स्थान, किस जगह पब्लिकेशन आपका है, प्रकाशन का स्थान। लास्ट में आता है पृष्ठ संख्या, टोटल पृष्ठ की संख्या कितनी है। पृष्ठ संख्या। इतनी बातें किसी भी रिसर्च फॉर्मेटिंग के लिए आपको जरूरी होता है। क्या क्या मैंने बता दिया आपको। पहली बात मैंने बताया लेखक का नाम। अब गौर कीजिए, मैंने क्या बताया, लेखक का नाम। दूसरे बताया पुस्तक या लेखक शीर्षक, जिसको टाइटल बोलते हैं। जर्नल का शीर्षक क्या है, प्रकाशन का वर्ष क्या है, प्रकाशक क्या है, प्रकाशन का स्थान क्या है, और पृष्ठ संख्या क्या है। कुल मिला के इतनी बातें को किया जाता है। इसी में आता है पेपर फॉर्मेटिंग आता है। ठीक है, क्या आता है, पेपर फॉर्मेटिंग आता है, टाइटल पेज आता है, संदर्भ शैली, जो स्टाइल ऑफ रेफरेंसेस की जो बात की जाती है ना, वो स्टाइल ऑफ रेफरेंसेस भी आता है। वो रेफरेंसेस कुल मिला के समझिए कि ये सब चीज़ें तब आप यूज करेंगे जब आपको उस स्तर का काम आएगा। वो क्या आएगा, उस स्तर का काम आएगा। अगर आप एक चीज़ आप देखना चाहें तो आपको मैं बता देता हूँ इस प्रकार से बना करके। क्या, जो संदर्भ शैली कैसे, स्टाइल ऑफ डिफरेंसिंग जो लिखा जाता है वो कैसे लिखा जाता है, MLA और APA में। एग्जाम्पल में बताता हूँ जिससे कि आप समझ लेंगे। अगर MLA की बात करें तो लेखक का नाम, शीर्षक, प्रकाशन सब दिया जाता है ना। तो जैसे एग्जाम्पल में आप लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते क्या, स्मिथ जॉन डिकंस्ट्रक्टिंग कॉलोनीज। ठीक है, द डिस्कोर्स ऑफ द एम्पायर। उसके बाद लिखते हैं ये 1837 से लेकर के 1898। ठीक है, फिर स्थान का नाम देते हैं ब्लूमटन। ठीक है, उसके बाद लिखते हैं आयल का मतलब क्या होता है वो देख लीजिए, इलिनॉइस वेस्लेयन यूपे 1998। ये लास्ट में इस तरीके से आपको लिखा जाता है। किस में, आप जब लास्ट में जो रेफरेंस की बात करते हैं, संदर्भ की जो बात करते हैं, तो इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, ये आपका एक प्रकार का एग्जाम्पल्स हो गया। अब अगर इधर की बात करें कि सर इधर बता दीजिए कि इसमें क्या लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ। इसका एग्जाम ये इधर का बात है। APA का जो कुछ एग्जाम्पल्स होता है तो ठीक उसी बला में क्या किया जाता है, स्मिथ जे 1998 कंस्ट्रक्टिंग
कोलियनीज, ठीक है। द डिस्कोर्स ऑफ द एम्पायर, (1837 to 1898), ब्लूमिंगटन, इलिनॉइस। ये बस एग्जाम्पल के लिए है, बस ये आप यही समझना एग्जाम, इसी तरीके से आपको भी क्या करना पड़ेगा, संदर्भ लिखना पड़ेगा। प्रेस, यूनिवर्सिटी प्रेस, ठीक है। तो आपने क्या देख लिया, APA फॉर्मेट में देख लिया, MLA फॉर्मेट में देख लिया आपने। अब इसमें भी क्या है कि अगर मान लिया जाए कुछ अगर स्टाइल की बात करेंगे तो MLA स्टाइल और APA स्टाइल में क्या बात होती है। तो MLA स्टाइल की अगर बात करेंगे ना तो मिस्टर मानविक, जो मानविकी में प्रयुक्त होता है, खासकर कहाँ प्रयुक्त होता है, ये मानविकी में, आर्ट्स वाले में मानविकी में प्रयुक्त होता है ये, ठीक है। इसमें क्या है, शीर्षक को रेखांकित किया जाता है, शीर्षक को रेखांकित किया जाता है, ठीक है, रेखांकित किया जाता है। अगर इधर की बात करें तो इस वाले सेक्शन में अगर आप बात करेंगे तो आपको मैं बता देता हूँ, इस वाले में क्या किया जाता है, सामाजिक विज्ञान से होता है, किसमें, सामाजिक विज्ञान में होता है। इटालियन भाषा में लिखा जाता है, इसका जो शीर्षक होता है ना, इटालियन भाषा में लिखा जाता है, ठीक है। तो कुल मिला के इस तरीके की बात आ जाती है, ठीक है। तो आप जान ही गए कि किस प्रकार सुबीर, इसमें शिकागो भी होता है, तुरानियन जो शैली होता है, आपने देखा होगा समाचार पत्र में, जब खासतौर पे राष्ट्रीय जो समाचार पत्र होते हैं उसमें समाचार पत्र में डिलीवरी अधिनियम जो 1954 के तहत जो किया जाता है, तो उसमें इसी प्रकार को ध्यान में भी रखा जाता है, जिसमें शोध निबंध आता है, शोध प्रबंध आता है, ठीक है। तो शोध निबंध, शोध प्रबंध क्या होता है वो मैं आपको मेन बता देता हूँ, ठीक है। अब एक नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने आ जाता है, वो देखिए क्या है, शोध निबंध। शोध निबंध और दूसरा क्या है, शोध प्रबंध। शोध प्रबंध की बात हो रही है, ठीक है। शोध निबंध और शोध प्रबंध में क्या बेसिक अंतर है, इन चीज़ों को समझिए। एक अगर इंग्लिश के तौर पे बात करें तो एक होता है डिसर्टेशन, होता है डिसर्टेशन, और यहाँ होता है थेसिस। शोध प्रबंध को ही थेसिस बोलते हैं। आप यदा कदा सुनने को आपको मिला होगा कि ज़्यादा थेसिस मत बका करो, तो ये थेसिस की बात क्या होती है, यही शोध प्रबंध की बात है। लेकिन उन लोगों को समझ तो आती नहीं है कि मैं हाइपोथेसिस बोल देता या कभी थेसिस बोल देता है, तो ये चीज़ें समझ में नहीं आता है। अब इसमें क्या बेसिक तौर पे अंतर है, वो मैं अंतर को भी एक बार आपके सामने रेखांकित कर देता हूँ, जैसे कि कभी भी एग्जाम में अगर आपके सामने ये बातें आता है कि शोध निबंध क्या होता है, शोध प्रबंध क्या होता है, तो आप उसे अच्छे से बता सको कम से कम। अगर शोध निबंध की बात करेंगे तो शोध निबंध तैयार करने के लिए एक शोधकर्ता को पहले से एकत्रित जानकारी का उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, जो एकत्रित जानकारी है उसका उपयोग किया जाता है, जानकारी का उपयोग किया जाता है, ठीक है, उपयोग किया जाता है। अब इस इधर क्या होता है, इधर होता है क्या, जो थीसिस पूर्ण रूप से शोधकर्ता द्वारा किए गए शोध पर आधारित होता है। क्या होता है, शोधकर्ता द्वारा, जैसे आपने शोध किया है, शोधकर्ता द्वारा जो शोधकर्ता द्वारा शोध पर आधारित। दूसरी बात होता है इधर कि शोध निबंध जो होता है छोटा होता है। क्या होता है, ये छोटा होता है, छोटा है, इसे पूरा करने में बहुत अधिक समय नहीं लगता है, छोटा होता है। इधर की बात करेंगे तो ये लंबी होती है, ठीक है, इसे पूर्ण करने में अधिक समय लगता है। समय की बात करें तो
अधिक समय लगता है, अधिक समय लगता है पूरा करने में, लगता है पूरा करने में। इधर की बात क्या है, कम समय लगता है, कम समय लगता है पूरा करने में, शोध निबंध का। तीसरी बात अगर देखिए आप, क्या है, प्रश्न का उत्तर देने वाले अध्ययन समूह की विशेषताओं का वर्णन करते। क्या है, क्या है, किसी भी जगह आप जाएंगे तो आपको एक सामान्य मिल जाएगा, क्या है। इधर की अगर बात करेंगे तो यह थेसिस में शोधकर्ता की नई खोजों का एक अच्छा ज्ञान होना चाहिए। क्या है, नई खोज का, नई खोजों का एक अच्छा ज्ञान होना चाहिए, एक अच्छा ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आपने ये एक बात भी देखी। दूसरी टॉपिक जो मेरी समक्ष एक बात कह रही है, जो आपको बता देना चाहिए, मुझे पढ़ा देना चाहिए, एक आता है रिसर्च एथिक्स। आपने सुना होगा कि मानवीयता भी कोई चीज़ होती है, मानवता भी कोई चीज़ होता है, ह्यूमैनिटी भी कोई चीज़ होता है। जब आप रिसर्च कर रहे होते हैं तो कई बार हकीकत की बात यह है कि मेडिकल साइंसेस में रिसर्च कुछ ऐसे होते हैं जो एक जिंदा मनुष्य के ऊपर भी रिसर्च किया जाता है कि आखिर इसका, हाँ, अब आपको देखना होता है कि उसका जो वैज्ञानिक पक्ष है, वैज्ञानिक पक्ष कहता है कि अगर मान लिया जाए 1 लाख को बचाने के लिए अगर हम एक व्यक्ति के ऊपर रिसर्च करते हैं तो उनका शोध कहता है, उनका एथिक्स कहता है कि मेरे लिए क्या है, ये सही है। ठीक है, तो एक यही सब चीज़ें हैं जो रिसर्च इथिक्स में भी आपको जरूरत की, नैतिकता की को ध्यान में रखना पड़ेगा, आचार नीति को ध्यान में। अभी चुनाव का दौर चल रहा है तो आप कहते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की बात होती है, तो हर जगह वो इथिक्स आ ही जाता है, होना भी चाहिए। अनुसंधान आचार नीति, आचार नीति जिसको कहते हैं रिसर्च इथिक्स। रिसर्च इथिक्स, ठीक है। अब जो खासकर अनुसंधान आचार नीति के कुछ मुख्य दृष्टिकोण होते हैं। पहला दृष्टिकोण अगर बात करें मुख्य दृष्टिकोण में, तो पहला दृष्टिकोण ही बनता है एक चीज़ का, पहला बनता है कि आचार विषयक दृष्टिकोण। आचार विषयक दृष्टिकोण, ठीक है। जो आचार विषयक दृष्टिकोण का मतलब था कि जो डेंटोलॉजिकल अप्रोच होता है उस अप्रोच के साथ काम करना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल स्वरूप की अगर बात करें आप, तो मैं आपको बताता हूँ कि अनुसंधान में नैतिकता को सुनिश्चित करने के लिए सार्वभौमिक कोड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सार्वभौमिक कोड होना चाहिए, कोड होना चाहिए, ठीक है। इसमें कहता है खासकर परम एब्सोल्यूट प्रिंसिपल्स है जिसको चुनौती नहीं दी है। एक प्रकार का इसको कहते हैं परम सिद्धांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परम सिद्धांत बोलते हैं, ठीक है, जिसको चुनौती नहीं दी जा सकती। दूसरी बात आती है इसमें जो इसका दूसरी बात आती है कि नैतिक संदेहवाद दृष्टिकोण, नैतिक संदेहवाद दृष्टिकोण, ठीक है। जो इथिकल सेप्टिसिज्म अप्रोच होता है, इसमें क्या होता है सर, इसका होता है कि अनुसंधान में नैतिकता को सुनिश्चित करने के लिए सार्वभौमिक कोड नहीं हो सकते। कोई सार्वभौमिक कोड की जो बात है ना, नहीं होती है, सार्वभौमिक कोड नहीं होगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। दूसरी बात आती है कि नैतिक मानदंड देश या काल के आधार पर परिवर्तनीय है, अर्थात यह सापेक्ष है, यह है रिलेटिव है, सापेक्ष है। किसके सापेक्ष है, देश काल परिस्थिति के, देश काल परिस्थिति के। क्लियर, नेक्स्ट चलते हैं पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि उपयोगितावाद दृष्टिकोण होना चाहिए। यूटिलिटरिज्म का जो अप्रोच होता है वो होना चाहिए, उपयोगितावाद, उपयोगितावाद दृष्टिकोण होना चाहिए, ठीक है। अब उपयोगितावाद दृष्टिकोण में क्या बातें आती है, एक बात आता है कि शोध में नैतिकता के बारे में निर्णय उससे होने वाले लाभ और उस पर होने वाले व्यय की तुलना करने के बाद ही लिया जाना चाहिए। यानी लाभ और खर्च व्यय को ध्यान में रखना, ध्यान में रखना स्वाभाविक बात है। जो समय चल रहा है उसमें तो ये चीज़ों को आपको मेंशन करके ही चलना पड़ेगा, ठीक है।
दूसरी बात आती है कि अगर मान लिया जाए कि यदि अगर शोध की बात, शोध अध्ययन से उत्पन्न होने वाले अपेक्षित लाभ अपेक्षित जोखिम से अधिक है तो ऐसा शोध नैतिक माना जाता है। क्या है? फिर से आप गौर कीजिए कि नैतिक किसको माना जाएगा। अगर मान लिया जाए नैतिक तब माना जाता है कि जो जोखिम है क्या होना चाहिए, जोखिम कम होना चाहिए, लाभ ज़्यादा होना चाहिए। अपेक्षित जो रिलेटिव एडवांटेज है, लाभ ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, अपेक्षित जोखिम। इसको हम क्या बोलेंगे, नैतिक बोलेंगे, नैतिक शोध बोलेंगे। पॉइंट भी क्लियर? तो ये सब चीज़ों को आपको गौर करके चलना पड़ेगा, तब जाकर के क्या बनेगा। 3 चीज़ों को मैंने बता दिया कि रिसर्च एथिक्स में खास करके किन किन बातों को ध्यान में लेकर चलना पड़ता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद एक पॉइंट्स मेरे सामने जो क्लियर होकर आता है वो बनता है कि इसमें भी जो खासकर इथिकल इशूज है रिलेटिंग टू द पार्टिसिपेंट के अकॉर्डिंग, कई सारे पार्टिसिपेंट होते हैं जो इथिकल इशूज को अपना स्टेक होल्डर के बेसिस पे भी बताते रहते हैं कि मेरी ये जानकारियां हैं, ये मेरी दिक्कत को लेकर के बनता है। अब कुछ इशूज मैं आपके सामने रख रहा हूँ, उस इशूज को आप एक बार लिख लीजिएगा, जिससे कि आपके लिए क्या हो जाएगा, ज़्यादा आसानी रहेगा। कभी भी अगर आपके सामने ये आता है तो आप इसको रेखांकित कर सकते हैं। एक आता है प्रतिभागियों से संबंधित नैतिक मुद्दे। क्या आता है, प्रतिभागियों से संबंधित नैतिक मुद्दे। तो प्रतिभागी से संबंधित क्या नैतिक मुद्दे होते हैं? पहला तो यही, तो जानकारी एकत्रित का, जानकारी क्या करने का, एकत्रित का, करने का। दूसरी बात आती है प्रतिभागी सहमति प्राप्त करने का, सहमति प्राप्त करने का प्रयास, क्योंकि कंसेंट भी तो होना चाहिए जो चीज़ आप कर रहे हैं उसमें। प्रोत्साहन राशि का, प्रोत्साहन राशि प्रदान करने का, ये भी चीज़ आता है। चौथी बात आ जाती है जो नैतिक मुद्दे क्या है, संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने का, संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने की। पांचवी बात आती है जो खासकर मुद्दे को लेकर के प्रतिभागियों की हानि पहुंचने की संभावना, हानि पहुंचने की संभावना ठीक है। तब जाके आता है लास्ट में कि इसको सीक्रेट कैसे बनाया जाए, गोपनीयता की बात आती है, प्राइवेसी की बात आती है, गोपनीयता बनाए रखने की, ठीक है। इतनी बात आ जाती है। अब आता है शोधकर्ता से संबंधित नैतिक मुद्दे क्या है, वो तो आपने प्रतिभागी का देखा। अब एक देखिए शोधकर्ता का, क्या देखिए शोधकर्ता क्या कहता है, क्योंकि जब आप देखेंगे तो दोनों नज़रिए से देखना पड़ेगा ना। जिस प्रकार सिक्के की 2 पहलू होती है उसी प्रकार आपको इसमें भी ये चीज़ देखना पड़ेगा। शोधकर्ता से संबंधित नैतिक मुद्दे क्या है, इसका नैतिक मुद्दा क्या है। इसका नैतिक मुद्दा ये है कि पूर्वाग्रह से बचना। शोधकर्ता जो होता है ना, पूर्वाग्रह से बचना, पूर्वाग्रह से बचना, ठीक है। क्योंकि अनुसंधान वस्तुनिष्ठता की बात है, ऑब्जेक्टिविटी का अर्थ होता है, और ऑब्जेक्टिविटी में पूर्वाग्रह से बचना ही होगा। तब जाकर के आप क्या करेंगे, सही चीज़ प्रसार कर पाएंगे, सही चीज़ बता पाएंगे अपने शोध में। उपचार का जो है ना प्रावधान या अभाव, उपचार का प्रावधान या अभाव की बात हो रही है। तीसरी बात आती है अनुचित शोध पद्धति का प्रयोग, शोध पद्धति। चौथी बात आती है गलत रिपोर्टिंग का, किसका, गलत रिपोर्टिंग का, क्योंकि रिपोर्टिंग में तो गलत हो जाती है, क्योंकि जानकारी के अभाव में गलत रिपोर्टिंग हो जाने से भी तो कोई सही फायदे नहीं है ना। पांचवी बात आ जाती है जानकारी का अनुचित उपयोग, जानकारी का अनुचित उपयोग, ठीक है। इतनी बातों को ध्यान में रखते हैं तब जाकर के क्या हो जाता है
कि आप सही तरीके से अपने रिसर्च को पब्लिश करने में काबिल बनते हैं। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूँ क्या कि आपके समक्ष जो अगली कक्षा मेरा होने वाला है, वो अगली कक्षा क्या होगा, खास करके पेपर प्रस्तुति से रिलेटेड, आलेख से रिलेटेड, कार्यशाला से रिलेटेड, सेमिनार, सम्मेलन, संगोष्ठी क्या क्या होता है, थोड़ा बहुत उस पर भी मैं बात कर लूँगा। ठीक है, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कभी भी अगर मान लिया जाए प्रश्न में, आपके प्रश्न में अगर कभी भी इस तरह की बात अगर आ जाती है कि सर ये बताइए ये क्या है, तो आपको जानकारी होना बहुत क्या है, ज़रूरी है। सेमिनार क्या होता है, क्योंकि ये बात तो, सम्मेलन क्या होता है, संगोष्ठी क्या होता है। ठीक है, इतनी बात को लेकर के जब आपके सामने मैं प्रस्तुत होऊंगा अगले कक्षा में, तब जाकर क्या करेंगे, आप अपने आप को सही तरीके से प्रस्तुत में आएंगे। चलिए, तो कुल मिलाकर के आपने देखने की कोशिश किया कि मैंने किस तरीके से आपके समक्ष हर क्लास को व्यवस्थित तरीके से बताने की कोशिश किया है, एक एक चीज़ को लेकर के। ठीक है, आपने रिसर्च एथिक्स के बारे में हर दृष्टिकोण को पढ़ने की कोशिश किया है। ठीक है, उसके बाद आप देखिए कि सिस्टमेटिक किस तरीके से नोट्स आपके सामने बन रहा है। तो आप क्लास को एंजॉय कीजिए, अपने लिए समय निकालिए पढ़ने के लिए, क्योंकि बिना पढ़े तो एक भी, खासकर यूजीसी नेट तो दूर की बात है, पीएचडी भी नहीं होने वाला है बिना पढ़े। मैं ऑब्वियस बात, मैं बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं बोलता हूँ कि नहीं पढ़ेंगे, पेपर 1 हो या पेपर 2 हो। पेपर 1 एक ऐसी विषय है 50 क्वेश्चन जो आपको जेआरएफ कराने में मदद करता है, नेट कराने में मदद करता है। इसीलिए विषय को तो पढ़ना जरूरी है। अगर आपका विषय हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिंदी साहित्य में है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़े रहिए। आपको हर चीज़ की जानकारी स्टेप बाय स्टेप, क्लास बाय क्लास, डे बाय डे मिलते रहेगा। पेपर 1 मेरे साथ कर ही रहे हैं, पेपर 2 बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाला है। पेपर 2 के होने के बाद ही पेपर 3, पेपर 4, यूनिट 4 हो जाएगा, और होने के साथ आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। पढ़ते रहिए मन से, अपना जोश बरकरार रखिए। बिना जोश का, बिना एनर्जी का कुछ नहीं होता, इसलिए जोश रखना बहुत जरूरी है। इसीलिए आप जोश नीट जेआरएफ के क्या है, चैनल पे हैं, क्लास पे हैं। थैंक यू वेरी मच।